गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम देखेंगे हमारा क्लाइमेटोलॉजी का एक लास्ट टॉपिक, जलवायु का क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन। क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो उसको अलग अलग आधारों पे उसका अध्ययन किया जाता है। तो अध्ययन जब हम अलग अलग आधारों पे करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस किस आधार पे जो क्लाइमेट है हमारा उसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। एक है हमारा, मेनली इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं कि एक है हमारा अनुभव के आधार पे जब हम इसका अध्ययन करते हैं। देखो, अनुभव के आधार पे जब अध्ययन करेंगे किसी भी क्लाइमेट का, तो क्लाइमेट में हम ये देखते हैं अनुभव क्या रहेगा किसी भी जब हम एरिया का जलवायु का अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि उस एरिया में वर्षा कितनी होती है, टेम्परेचर कितना रहता है, एक लंबे समय के दौरान उसका कितनी वर्षा रही है उसके अंदर, है ना, एक एरिया में कितना उसका टेम्परेचर रहा है। तो ये हमारा अनुभव रहेगा। ठीक है, इसमें तापमान को और वर्षा को मेजर करके हम उसका एवरेज निकाल के अनुभव बनाएंगे। उसके बाद है उत्पत्ति के आधार पर, जैसे कोई जलवायु, ठीक है, उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, वर्षा के अधिक होने के कारण, या वहाँ पे पर्वतीय एरिया है या बिल्कुल हिमपात पड़ा हुआ है, बर्फीला एरिया है, तो उसकी उत्पत्ति किस आधार पे हुई है। उत्पत्ति के आधार पे जब हम अध्ययन करेंगे तो अलग अलग रीजन इसके पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा है हमारा प्रौद्योगिक आधार। प्रौद्योगिक आधार में हम क्या देखेंगे कि किसी विशेष उद्देश्य को लेके, मान लिया हमने कहीं पे अपना कोई प्लांट लगाने हैं, तो प्लांट लगाने के उद्देश्य से जब हम किसी का अध्ययन करेंगे जलवायु का, कि ये वाला जो जलवायु है इस फसल के लिए उपयोगी रहेगा या ना रहेगा, तो इस प्रकार का जब हम जलवायु का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको हम बोलेंगे प्रौद्योगिक आधार। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे ज्योग्राफी में किसके बारे में हम ज़्यादा क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं पेपर में, और किसके बारे में अच्छे से अध्ययन किया गया है हमारे ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में एक आते हैं हमारा कोपेन का क्लासिफिकेशन, किसका, कोपेन का क्लासिफिकेशन आता है जलवायु को लेके। तो आज हम उत्पत्ति के आधार पे उसने जो जलवायु का क्लासिफिकेशन किया है उसके बारे में ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे ज्योग्राफी में यही टॉपिक है। बाकी तो जो इन्वायरमेंट वाला एरिया है उनमें हम पढ़ेंगे कि अनुभव के आधार पे कैसे होता है, उत्पत्ति के आधार पे वर्गीकरण कैसे होगा, या प्रौद्योगिक आधार पे कैसे होगा, ये सब आप इन्वायरमेंट में पढ़ोगे। इसमें हम केवल कोपेन का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो कोपेन का क्लासिफिकेशन जब हम देखते हैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, ठीक है, देखो कोपेन का पर्सनली कोई भी क्लासिफिकेशन का कोई आधार नहीं रहा है, लेकिन इसने जो था एक था थेरवार्थ ने वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया था। वो वनस्पति के उत्पत्तियों का अध्ययन किया था। उसने बताया था कि जो पूरा विश्व है उसमें 5 प्रकार की जो वनस्पतियां हैं वो पाई जाती हैं मेनली। तो उसने उस क्लासिफिकेशन के आधार पे कोपेन ने जलवायु विज्ञान का जो था अध्ययन अपना बनाया। क्लासिफिकेशन किया उसने इसका जलवायु विज्ञान का, किसके आधार पर, वनस्पतियों के आधार पर। तो कोपेन का पहले तो आप एक बार नोट करके लिख लेना, कोपेन का अपना कोई आधार नहीं है क्लासिफिकेशन को लेके। ठीक है, क्या लिखोगे, कोपेन का अपना कोई जलवायु विज्ञान के लिए के वर्गीकरण का आधार नहीं है।
उसने थेरवाट बोलती है उसको या थेरवाइट बोलती है, ऐसे कुछ नाम था उसका, ऐसे में श्योर नहीं है, कहीं पे उसको थेरवाट लिखा गया है तो कहीं पे थोर्नवाइट लिखा गया है, ठीक है। उसने उसने थेरवाट या थोर्नवाइट के वनस्पति अध्ययन को के वर्गीकरण को अपना आधार बनाया, ठीक है। ये आप नोट कर लिए एक बार, जो कोपन है उसका कोई भी अपना आधार नहीं है जलवायु विज्ञान, जलवायु वर्गीकरण को लेके। उसने थेरवाट या थोर्नवाइट के वनस्पति वर्गीकरण को अपना आधार बनाया है जलवायु के लिए, ठीक है। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा ये, इसको लेके ही आप आगे का अध्ययन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने स्टार्टिंग में जब अपना क्लासिफिकेशन दिया, इसने स्टार्टिंग में अपना क्लासिफिकेशन पहले 910 में दिया। इसके पीछे का हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। तो 910 में जब दिया इसने कोई साक्ष्य नहीं दिए, केवल फर्स्ट टाइम एक वर्गीकरण दिया है। उसके बाद उसने फिर से दिया 1918 में, 1980 के बाद दिया उसने 1986 में, ठीक है। तो ऐसे जब उसने अध्ययन दिया, लास्ट में जब वो 18 पे आए, तो इसने इसको आधार बनाया 1936 में वनस्पति विज्ञान को, ठीक है, वनस्पति के वर्गीकरण को। 19 में इसने वैसे ही दिया, फिर 98 में कुछ सुधार करके दिया, 1936 में उसने वनस्पति के क्लासिफिकेशन को, वर्गीकरण को अपना आधार बनाया, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना जो था वर्गीकरण, जलवायु विज्ञान का वर्गीकरण था, उसका जो था सिद्धांत दिया। उसके बाद क्या हुआ कि 1874 में वनस्पति का एक क्या नाम था उसका, कैंडोसेल, कैंडोसेल ने क्या किया, वनस्पति का मानचित्र तैयार किया। इसमें 1974 में, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वनस्पति का मानचित्र तैयार, इसी के आधार पे जो ओपन है वो भी अपना जलवायु का मानचित्र तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये था वनस्पति के साथ जलवायु वर्गीकरण का रिलेशन। क्या हुआ, थेरवाट के वनस्पति विज्ञान को ओपन ने अपना आधार बनाया, स्टार्टिंग में 19 में अपना जलवायु विज्ञान का वर्गीकरण दिया, फिर दिया 1918 में, उसके बाद दिया 1916 में। 1960 में जब दिया उसने वनस्पति विज्ञान का वर्गीकरण, वनस्पति का जो वर्गीकरण था उसको अपना आधार बना लिया।
और जो 1974 में हम देखते हैं कैंडोलस ने क्या किया, वनस्पति का एक मानचित्र तैयार किया पूरी दुनिया को लेके। तो वर्ल्ड को लेके उसने जब वनस्पति का मानचित्र तैयार किया तो कोपन ने उसी को अपना वर्गीकरण बना लिया था। ठीक है, कोपन ने भी एक जलवायु वर्गीकरण का एक मानचित्र तैयार करेंगे आगे जाके। तो हम देखते हैं अब कोपन का जो वर्गीकरण था उसमें क्या रहा होगा। ठीक है, तो कोपन ने जलवायु को मेनली एक तो बांटा उसने आर्द्रता में, आर्द्रता और शुष्कता के आधार पे दो पार्ट में उसने डिवाइड किया है जलवायु को। तो आर्द्रता के आधार पे इसने ए पार्ट, सी पार्ट और डी, ई और एफ पार्ट को डिवाइड किया है और बी पार्ट को इसने शुष्कता के आधार पे डिवाइड किया है। ठीक है, इसके आधार पे, शुष्कता के आधार पे ध्यान रहेगा। इसको किसके आधार पे किया, इन पांचों को आर्द्रता के आधार पे। तो अब हम एक एक को देखेंगे कि क्या रहता है उनमें। एक को जब उसने डिवाइड किया तो इसका नाम रखा उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। क्या नाम रखा एक को, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसमें उसने क्या कहा कि जो आर्द्र जलवायु है, इस प्रकार की जलवायु में सभी महीनों का जो औसत टेम्परेचर रहेगा वो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा। क्या बोला, औसत सभी महीनों का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा। इसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में दूसरा पार्ट हम देखेंगे बी पार्ट। मैंने क्या बताया था, बी पार्ट किस में डिवाइड किया, शुष्कता और तापमान के आधार पे। इसमें क्या लिखेंगे हम, शुष्क जलवायु। कौन सा है, शुष्क जलवायु। वर्षण की तुलना में तापमान की अधिकता। ठीक है, वर्षण की तुलना में शुष्क जलवायु। सॉरी, क्या होगा, वर्षण की तुलना में वर्गीकरण की अधिकता। इसमें अलग अलग वर्गीकरण देखने को मिलता है। शुष्क जलवायु है ये, तापमान की अधिकता मिलेगी, ड्राइनेस मिलेगी। तो ये था बी पार्ट। उसके बाद हम देखेंगे सी पार्ट में समशीतोष्ण या पोषण शीतोष्ण। या पोषण
इसमें क्या रहेगा, सबसे ठंडे महीने का जो औसत तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा, लेकिन 3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा। ठीक है, सबसे ठंडे महीने का तापमान टेम्परेचर 18 डिग्री से कम, लेकिन 3 डिग्री से क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। 3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा। किसका, समशीतोष्ण या पोषण शीतोष्ण जलवायु जो सी पार्ट में उसने डिवाइड किया है कोकमेन ने, उसका जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस, सबसे औसत ठंडे महीने का जो तापमान है वो औसत उसका रहेगा 18 डिग्री सेल्सियस से कम, लेकिन 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक। इसके बाद हम देखेंगे डी पार्ट। समूह डी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, डी पार्ट ने क्या किया, उसने बोला कि सबसे औसत जो डी पार्ट को उसने माना शीतल हिम वन्य जलवायु। क्या नाम दिए इसको, शीतल, डी पार्ट को शीतल, सॉरी शीतल लिखना था मुझे, लेटर नहीं लिख दिया मैंने, हिम वन्य जलवायु। शीतल हिम वन्य जलवायु, इसका जो रहेगा सबसे ठंडे महीने का तापमान, सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। क्या रहेगा, लेस रहेगा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में शीतल हिम वन्य जलवायु हमने देखा, उसमें क्या रहेगा, जो वर्ष का सबसे ठंडा महीना रहेगा इन नक्षत्रों में, उसका टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहना चाहिए। उसके बाद है एक समूह ई, समूह ई, इसको कैसे अध्ययन करते हैं हम, ध्रुवीय जलवायु में। ठीक है, ध्रुवीय जलवायु मतलब पोलर एरिया के जो क्षेत्र हैं, पोलर एरिया के आसपास के, उनके बारे में। ठीक है, उसको अलग से डिवाइड कर दिया इसमें। इसमें क्या रहेगा, सभी महीनों का जो औसत तापमान है वो क्या रहेगा, 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहना चाहिए। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों पे सभी महीनों का तापमान, वर्ष के सभी महीनों का जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। समूह ई में डिवाइड किया है किसको, ध्रुवीय जलवायु को। इसके बाद एक है, यहीं पे लिख देती हूँ, समूह एफ। ठीक है, एफ को ऐसे नहीं लिखना था, बड़ी एबीसीडी में ही लिखोगे। देखो, इसका विशेष ध्यान रखोगे कि बड़ी एबीसीडी में है या छोटा अल्फाबेट है या बड़ा अल्फाबेट है। ठीक है, क्योंकि अगर ये अल्फाबेट चेंज हुआ
आपने बड़े के जगह छोटे लेटर में इसको लिख दिया, तो इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे होगा, ठीक है। समूह एफ को उसने पर्वतीय वायु राशि में दिया, पर्वतीय जलवायु, ठीक है। तो ये था इसका कोपेन का क्लासिफिकेशन। इसमें हम अब देखेंगे कि इसको इसने बाद में सब पार्ट में डिवाइड किया है हर किसी को, तो उनके सब पार्ट अब हम पढ़ेंगे। देखो आपने ये नोट कर लिया होगा साथ के साथ, आई होप। मैं इसको रेज कर रही हूँ, अगर नहीं किया हो तो क्लास रोक के बाद में देख लेना, ठीक है। देखो अब मैंने आपको बताया था कि अल्फाबेट को बड़े में ही लिखना, छोटे में नहीं लिखना। अब देखना ये क्या करेगा कि इसने क्या किया, जो अंग्रेजी के छोटे अक्षरों को शुष्कता के वर्गीकरण के लिए प्रयोग किया गया है। वर्गीकरण के लिए उपयोग किया, ठीक है। कैसे, जैसे इसने लिखा एफ से लिखा इसने, एफ जो मैंने गलती से वहां बना दिया था छोटा अल्फाबेट। एफ से इसने बताया कि कोई भी अगर कहीं पे शुष्क जलवायु ना मिले तो उसको एफ, शुष्क जलवायु ना मिले तो उसको एफ से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। कोई शुष्क ऋतु नहीं, जिससे रिप्रेजेंट करोगे एफ से। फिर उसके बाद उसने स्मॉल अल्फाबेट में एम लिखा, एम को उसने मानसून से डिवाइड किया, मानसून, ठीक है। उसने लिखा डब्लू छोटे वाला, ठीक है। उसको डब्लू को उसने बताया कि ये कौन सा है, शुष्क, शीत, सॉरी विंटर के लिए, ठीक है। शीत ऋतु को रिप्रेजेंट। उसके बाद उसने लिखा एस, और एस उसने लिखा समर के लिए, ग्रीष्म के लिए, स्मॉल एस, ठीक है। तो इस तरह उसने स्मॉल अल्फाबेट का यूज किया है अपनी क्लासिफिकेशन को सब क्लासिफाई करने के लिए। इसके बाद हम इन्हीं के आधार पर अब अपना, जैसे हमने समूह ए को देखेंगे पहले, फिर बी को देखेंगे ऐसे ही कि समूह ए में कोई शुष्क नहीं है तो वो कैसा है, मानसून आ रहा है तो कैसा है, शीत ऋतु में समूह ए उष्णकटिबंधीय में क्या इफेक्ट डलता है, ग्रीष्म ऋतु में कैसा इफेक्ट रहता है। तो आगे हम उनको सब क्लासिफाई करेंगे एक एक को, जो इसने 5 पार्ट डिवाइड किए थे। तो देख लेते हैं हम सबसे पहले उष्णकटिबंधीय जलवायु के बारे में, क्योंकि समूह पार्ट ए में हमने उष्णकटिबंधीय जलवायु में पढ़ा है ना। इसका टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रहता है, औसत महीने का है ना, सभी महीनों का औसत टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा जिसका। तो हम ए पार्ट में देखेंगे, ठीक है। समूह ए कौन सा था, उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु लिख देते, आर्द्र जलवायु, ठीक है।
एक तो इसका पूरे का क्या रहेगा कि सभी महीनों का एवरेज जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहना चाहिए। दूसरा ये क्या बोलता है कि ITC-Z की उपस्थिति होनी चाहिए। ये जो हम उष्णकटिबंधीय देखते हैं तो उसमें ITC-Z की उपस्थिति होनी चाहिए। ITC-Z की उपस्थिति मांगता है, ठीक है। और क्या रहेगा, ग्रीष्म ऋतु आर्द्र रहेगी इसमें। और जो शीत ऋतु रहेगी उष्णकटिबंध में वो शुष्क रहेगी, ठीक है। और ऐसा हमें किस किस एरिया में देखने को मिलेगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब चित्र हमें इसके देखने को मिलेंगे। अब चित्र लिख लेते हैं या वितरण लिख लेते हैं। अमेज़न बेसन की जो अमेज़न बेसन है उसमें अमेरिका में अफ्रीका में बेसिन। दूसरा पश्चिमी भूमध्य रेखीय अफ्रीका में, इसमें पश्चिमी भूमध्य रेखीय। अफ्रीका। और कहाँ देखने को मिलेगा हमें ये, ईस्ट इंडीज द्वीप में। ईस्ट इंडीज द्वीप कौन से है, इंडोनेशिया में, ठीक है। सुमात्रा, जावा, ये सब ईस्ट इंडीज द्वीप में। तो इस प्रकार की उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे लिख लेना इंडोनेशिया। तो ये उष्णकटिबंधीय जलवायु का अक्षेत्र रहेगा, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय जलवायु कैसा अपना प्रभाव डालेगी, कैसे रहेगी। तो उसको हम इस पार्ट में देखते हैं। ये वाला एरिया हमारा खाली रह गया ना, यहाँ देख लेते हैं कि जलवायु क्या कैसी रहेगी। देखो एक तो रहेगा कैनोपी। कैनोपी मतलब वृक्ष छाया क्षेत्र रहेगा, यहाँ सदाबहार वन रहेंगे, ठीक है। वृक्ष छाया क्षेत्र, यहाँ पे इतना गहरे वन होंगे कि जो सूर्य की किरणें हैं धरती तक आ नहीं पाएंगी। इतनी गहरे जंगल इन अमेज़न बेसन, इंडोनेशिया के द्वीप और भूमध्य रेखीय अफ्रीका में हमें देखने को मिलेगी कि वहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच सकती। तो वृक्ष छाया क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सदाबहार वन यहाँ देखने को मिलेंगे। कौन से वन, सदाबहार वन। और क्या देखने को मिलेगा यहाँ, वर्ष भर यहाँ पे वर्षा रहेगी क्योंकि ये क्या है, उष्णकटिबंधीय। तो यहाँ से जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ रही है और सीधी पड़ने के कारण जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है। और टाइम मिलने के कारण क्या है, संघनन ज़्यादा होगा। संघनन से बादल बनेंगे, लगातार वर्षा होगी, तो वर्ष भर यहाँ वर्षा रहती है, ठीक है। तो ये था हमारा उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब उष्णकटिबंधीय जलवायु में ही हम देखेंगे कि
मानसून में कैसा होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु, और उसका चित्र क्या रहेगा, जलवायु कैसी रहेगी वहाँ की। तो मानसून को लेके हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्षेत्रीय जलवायु में मानसून जब आएगा, मानसून जब ऋतु रहेगी, क्या सब टॉपिक रहेगा इसका, मानसून के लिए ए और एम, ठीक है। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, ठीक है। देखो ये इससे आप रिलेट कर रहे होंगे अगर आपने कभी सुना होगा। इंडिया का जो जलवायु है वो कैसा है आप बताइए। इंडिया का जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। इसमें हम अब चित्र देखेंगे। अब चित्र देखो, सबसे पहले हमारा प्यारा उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, दूसरा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, सॉरी दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग इसमें पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका, यूएसए लिखूं मैं यहाँ पे कि उत्तर पूर्वी भाग, मैं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये इसके उष्णकटिबंधीय मानसून क्षेत्र के क्या रहेंगे, क्षेत्र रहेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, और कौन सा है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। देखो हम ग्लोब पे देखते हैं। ग्लोब पे मैंने आपको जब वो वायुदाब पेटियां पढ़ाया था, तो हमारा जो वायुदाब पेटियां सबसे पहले बन रहा था, ये तो था हमारा इक्वेटर। इक्वेटर के बाद कौन सा था हमारा, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी था ना। तो निम्न वायुदाब पेटी में क्या होगा, शुष्कता होगी, टेम्परेचर हाई रहेगा, प्रेशर जो था वो लो रहेगा, है ना, ऐसे पढ़ाएगा। तो इंडिया कहाँ पे आएगा, इंडिया जो आएगा हमारा कर्क रेखा यहाँ से, है ना। तो ये महाद्वीपीय भाग इंडिया का आ रहा है, यहाँ से साउथ अमेरिका आ रहा, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया आ रहा। तो ये सब पार्ट कैसे आया, जो ये इंडिया नीचे तक था, तो ये नीचे वाला पार्ट आ गया उपमहाद्वीप, ये भारत का। और जो अमेरिका है वो दक्षिणी अमेरिका जब आया है, तो ये वाला पार्ट कहाँ से आया, दक्षिण में जो उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी आपने देखी, उसमें ये दक्षिण का पार्ट आ गया। और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जब आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कहाँ से आया, ये भी जो साउथ में उष्णकटिबंधीय आर्द्र वायुदाब पेटी आपने देखा, तो ये वही जलवायु है, ठीक है। समझ आया कैसे ये क्षेत्र डिवाइड हो रहे हैं अब। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप पहले वायुदाबीय पेटी को आसानी से पढ़ लो। देखो अब इसको अगर याद करोगे आपको ऐसे याद नहीं रहेगा, लेकिन आपने साउथ में अगर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय वायुदाब क्षेत्र पढ़ा है, तो इसको इजीली आप याद कर जाओगे, है ना। अब हम देखेंगे कि इसका जो जलवायु है वो कैसा रहेगा, ठीक है। मानसून का जलवायु कैसा रहेगा। देखो हमने जब देखा था कि भारत में या वर्ल्ड में जब ऐसी जलवायु हम पढ़ रहे थे, उष्णकटिबंधीय के निम्न वायुदाब पेटियां पढ़ रहे थे, तो मैंने बोला था कि आपका जो ये जलवायु है, मतलब ये पवने हैं, पछुआ पवने और पूर्वा पवने आपने पढ़ी, तो वो क्या था, उत्तरी गोलार्ध में अपने राइट हैंड साइड मुड़ रही थी और दक्षिणी गोलार्ध में अपने लेफ्ट हैंड साइड मुड़ रही थी। तो हमें क्या देखने को मिलेगा इसमें, पवनों का, इस जलवायु क्षेत्र में प्रचलित पवनों का, ऐसे लिखो आप, इस जलवायु क्षेत्र में
पवनों का व्युत्क्रमण देखने को मिलता है, क्योंकि वे क्या हो जाती है, लेफ्ट हैंड साइड हो जाती है एंड राइट हैंड साइड में हो जाती है, दिखता है। ठीक है, मानसून जलवायु में दूसरा क्या रहेगा इसका एक खासियत, ग्रीष्म काल में इसमें हम देखते हैं कि वर्षा होती है। देखो इंडिया में वर्षा कब होती है, अगस्त जुलाई और अप्रैल से स्टार्ट होके अगस्त जुलाई में स्टार्ट हो, अगस्त जुलाई सितंबर तक जो रेनफॉल है वो चलता है। ठीक है, जून में भी वर्षा आपको देखने को मिलेगी। मेनली जुलाई और अगस्त में आपको मानसून देखने को मिलेगा, मतलब वर्षा देखने को मिलेगी। तो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, और सर्दियों में आप देखते हैं कि वर्षा नहीं होती। तो शीत ऋतु कैसा मिलेगा, ज्यादातर शीत ऋतु ज्यादातर शुष्क। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन जलवायु को लेकर। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा, शीत ऋतु ज्यादातर शुष्क मिलेगी, पवनों का जो है हमें व्युत्क्रमण देखने को मिलेगा किसमें, मानसून जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। इसको मैं साथ में ही ड्रॉ कर ले रही हूँ। अब हम देखेंगे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु, WO A और W को देखें। कटिबंधीय शुष्क जलवायु। ठीक है, शीत ऋतु है ना, शीत ऋतु में क्या रहेगा, शुष्क रहेगा, शुष्क जलवायु। तो ये कहाँ देखने को मिलेगी आपको, शीत ऋतु में शुष्क जलवायु, ये हमें देखने को मिलेगी दक्षिण में बोलिविया, अब क्षेत्र क्या रहेंगे इसके शुष्क जलवायु के, दक्षिणी अमेरिका में दक्षिणी यूएस में बोलिविया, पराग्वे, पराग्वे के आसपास के क्षेत्र, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका का रहेगा सूडान और मध्य भाग। ठीक है, तो ये इसके क्षेत्र रहेंगे। यहाँ की जलवायु हमें, यहाँ के क्षेत्रों पे हमें कैसी जलवायु मिलेगी, शुष्क जलवायु, दक्षिणी अफ्रीका का मध्य भाग और सूडान। ठीक है, यूएसए का कौन सा, बोलिविया और पराग्वे के आसपास के क्षेत्र। तो ये था शुष्क जलवायु का क्षेत्र। तो जलवायु कैसी रहेंगी इसकी, ग्रीष्म ऋतु में इसमें दैनिक तापमान सबसे अधिक होगा और शुष्क ऋतु में सूखा पड़ेगा। यहाँ कहाँ लिखे हम इसको, चलो इसको इरेज कर देते हैं, इसका जलवायु वाला पार्ट लिख लो आप।
होप आपको ये बोरिंग सा लग रहा होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी समझाने का नहीं है, केवल फैक्ट्स है ये। ग्रीष्म ऋतु में तापमान तक कितना रहेगा सबसे अधिक? इसकी विशेषता ये उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु। शीत ऋतु में क्या रहेगा? सूखा पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु AW। इसके बाद आता है हमारा समूह बी। समूह बी में कोई भी पार्ट ऐसे डिवाइड नहीं है, बस उसकी जलवायु कहाँ कहाँ है, उसका वितरण कहाँ है, जलवायु क्या रहेगी, एक बार वो देख लेना आप, ठीक है। ये जलवायु पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर देखने को मिलती है। 15 से 60 डिग्री अक्षांशों के उत्तरी और दक्षिण भाग में, अक्षांशों के और मध्य अक्षांशों में 35 से 60 डिग्री के आंतरिक महाद्वीपों में इसका जो प्रभाव है हमें देखने को मिलेगा। स्टेपी जलवायु पाई जाती है। ये ऐसी जलवायु जहाँ टेम्परेचर अधिक नहीं होता, लेकिन शीत ऋतु में जो है तापमान जो है वो अत्यधिक कम नहीं होगा। यह संभावना है कि यहाँ पे घास के मैदान पाई जाती है और ठंडी जलधाराओं की सीमा से लगी तटीय मरुस्थलों में कोहरे का प्रभाव अधिक होता है, ठीक है। तो हम इसके अब चित्र देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। सॉरी, इसको ड्रा करो पहले। जी, ए पार्ट हमने कर लिया, अब हम बी पार्ट पे आ गए, ठीक है। पता नहीं क्यों अड़े लिखा जा रहा है, कहती जी। इसमें मैंने क्या बोला था कि इसका जो वर्गीकरण है उस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है तापमान की वर्षन की तुलना में, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या रहेगा? 15 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में इसका जो क्षेत्र है वो हमें देखने को मिलता है। और मेनली कहाँ देखने को मिलेगा? मेनली हमें इसका क्षेत्र देखने को मिलेगा 35 से 60 डिग्री के बीच में, ठीक है। तो ये था इसका क्षेत्रफल। इसकी एक विशेषता ये रहेगी जलवायु को लेके, आप एक विशेषता ही ध्यान में रखना, ज्यादा पजल मत होना, कि इसमें क्या होगा, ये स्टेपी घास के मैदान है, ठीक है। स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं इन एरिया में, जो 35 से 15 डिग्री के बीच की है, स्टेपी घास के मैदान। और इन मैदानों की विशेषता क्या रहेगी जलवायु को लेके? इसकी विशेषता रहेगी कि यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, टेम्परेचर अधिक नहीं होगा, ठीक है। तापमान अधिक
नहीं देखने को मिलेगा। और शीत ऋतु में क्या होगा, शीत ऋतु में हमें जो तापमान है वो ना ही ज्यादा कम देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब इक्वल सा रहेगा। ठीक है, तो इसमें ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा तापमान नहीं देखने को मिलेगा, शीत ऋतु में तापमान ज्यादा कम नहीं होगा। तो ये इसकी विशेषता रहेगी। घुराश के मैदान पाए जाते हैं 15 से 60 डिग्री के बीच में, और मेनली 35 से 60 डिग्री के बीच में। कौन से घुराश के मैदान है, स्टेप्पी घुराश के मैदान हमें देखने को मिलेंगे, किसमें, बी पार्ट में। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे। इससे तो क्षेत्र भी याद रखना इजी है। 15 से 60 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश, 30 से 35 से 60 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों में स्टेप्पी घास के मैदान आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये था हमारा बी पार्ट, ये कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं सी पार्ट की ओर। ठीक है, सी पार्ट में हमने देखा था समूह सी समशीतोष्ण, है ना। समशीतोष्ण में आपने क्या देखा था कि समशीतोष्ण 18 डिग्री से कम टेम्परेचर रहेगा, लेकिन 3 डिग्री से नीचे नहीं जाएगा। ये देखा था आपने, है ना। इसका क्षेत्रफल क्या रहेगा, भारत के उत्तरी मैदान और दक्षिणी चीन के आंतरिक मैदान। समशीतोष्ण के क्षेत्र कौन से रहेंगे, वितरण लिखिए आप या चित्र लिखिए। भारत के और चीन और दक्षिणी चीन का आंतरिक मैदान। ठीक है, तो ये थे इसके क्षेत्र। और इसके सब पार्ट में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, और इसका जलवायु कैसा रहेगा एक बार वो देख लेते हैं। शीत ऋतु का जो इसका तापमान है वो एक समान रहेगा, इसकी ये विशेषता है। ठीक है, इसका तापमान एक समान रहेगा। समशीतोष्ण जलवायु जो है वो भारत के उत्तरी मैदान में और चीन के दक्षिणी चीन के आंतरिक मैदानों में देखने को मिलती है। और इसका जो शीत ऋतु का तापमान है वो एक समान रहेगा। ये इसकी जलवायु की विशेषता रहेगी। तीसरा हम इसका सब पार्ट पढ़ेंगे, भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक है, ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र देखते हैं। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में हमें भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलेगी। देखो, जहाँ पे भी भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है ना, वहाँ पे पानी वाले फल मिलते हैं, जैसे ग्रेप्स हो गया, संतरा हो गया, आपका अनानास होगा, वो यहाँ ये ऐसे क्षेत्रों पे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैंगो मतलब खट्टे फल देखने को मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया।
मध्य चिली, और क्या था आपका, मध्य कैलिफोर्निया। यहाँ पे मध्य, ठीक है। तो ये था दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा मध्य चिली, और मध्य कैलिफोर्निया में हमें ऐसी जलवायु देखने को मिलेगी। कैसी, भूमध्य सागरीय जलवायु। किसका पार्ट है, समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पार्ट, ठीक है। ध्यान में रखना ये आ जाता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु किन किन क्षेत्रों में मिलती है। तो आज आप याद कर लेना कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है, मध्य कैलिफोर्निया और चिली में देखने को मिलती है। शिक्षा हमें कहाँ देखने को मिलती है, कैलिफोर्निया में देखने को मिलती है, मध्य कैलिफोर्निया। तो ये था हमारा सी पार्ट। इसके बाद हम देखते हैं डी पार्ट। समूह सी में एक पार्ट और रह गया आपका। सी में एक आएगा आपका आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। उपोषण से आप आइडिया लगा पा रहे होंगे कि ये कौन से वाले वायुदाबक क्षेत्र है। उच्च वायुदाबक क्षेत्र है ना ये। यहाँ पे मैंने आपको बताया था 30 से 65 के बीच में पाए जाते हैं ना उपोष्ण उष्ण आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है। अब क्षेत्र देखेंगे हम इसका, कहाँ मिलते हैं ये। देखो वैसे तो ग्लोब में देखे तो हम इसको यहाँ पे मिलेंगे है ना 30 से 60 के बीच में। तो यहाँ पे हम देखते हैं पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी और पूर्वी चीन, दक्षिणी जापान, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो आप साथ में यूएसए, दक्षिणी चीन, ये उपोष्ण कटिबंधीय है ना। तो ये वाले पार्ट में हमें दिखते हैं पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ से आ जाएगा चीन, ठीक है। और यहाँ से आपका जापान आ जाएगा, दक्षिणी जापान, और कहाँ मिलेंगे हमें ये, अर्जेंटीना, तटीय दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों पे। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तटीय दक्षिणी अफ्रीका, ये वाला पार्ट अफ्रीका का यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ से भी आएंगे ना उपोष्ण कटिबंधीय। तो ये वाला पार्ट जो अफ्रीका का है यहाँ पे आ जाएगा तटीय अफ्रीका। ऐसे आप आइडिया लगा सकते हो है ना इसका वितरण का। जैसे कि आपने ये वाला उपोष्ण कटिबंधीय पार्ट पढ़ा है, तो पूर्वी अमेरिका, तो इसके बाद चीन का दक्षिणी पार्ट, जापान का दक्षिणी पार्ट, तटीय अफ्रीका का पार्ट, उसके बाद क्या था, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी पार्ट, तटीय अफ्रीका। तो ये था आज का इसका वितरण, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का वितरण। इसमें क्या होगा, जलवायु मासिक तापमान 27 डिग्री के आसपास रहेगा। सर्दियों में यह तापमान क्या रहेगा, ग्रीष्म ऋतु में तो रहेगा। जलवायु देख लेते हैं इसकी, ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। डिग्री सेल्सियस, और शीत ऋतु में 5 से 12 डिग्री।
ये इसका टेम्परेचर रहेगा जलवायु का। और वर्षा रहेगी इसमें, वर्षा कितना होगा इस चित्र में ये भी दे रखा है इसमें, 50 से 250 सेंटीमीटर वर्षा, सेंटीमीटर क्या रहेगा वर्षा। ठीक है, तो ये 3 जलवायु को लेके 3 पॉइंट याद रखना कि इसमें टेम्परेचर जो है ग्रीष्म ऋतु में कितना रहेगा 27 डिग्री तक, और शीत ऋतु में रहेगा 5 से 12 डिग्री सेल्सियस तक। वर्षा रहेगी इसमें 50 से 250 सेंटीमीटर तक। ये था हमारा आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। इसके चित्र एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी चीन, दक्षिणी जापान, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अफ्रीका का तटीय भाग। ठीक है, तो ये आपका रहेगा आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु सी में। अब हम पढ़ेंगे क्या, समूह डी। उसके बाद होगा समूह ई। समूह डी, शीतल हिम वन्य जलवायु। इसमें क्या होगा, शीतल हिम वन्य जलवायु। हमने क्या पढ़ा था इसमें कि टेम्परेचर जो है वो औसत सबसे ठंडे महीने का वो 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। ये पढ़ा था ना समूह डी में। और इसका जो वितरण देखने को मिलेगा हमें वो कहाँ मिलेगा, चालीस डिग्री से 70 डिग्री के बीच में। ये हमें इसका वितरण देखने को मिलता है। शीतल हिम वन्य जलवायु का जो वितरण है वो 40 डिग्री अक्षांश से 70 डिग्री अक्षांश उत्तरी दक्षिणी अक्षांश के बीच में दिखता है। ठीक है, उत्तरी वर्सेज दक्षिणी। और इसके सब पार्ट में हम देखेंगे आर्द्र शीतकाल से युक्त ठंडी जलवायु। आर्द्र शीतकाल से युक्त, पहले ठंडी जलवायु पढ़ेंगे फिर गर्म जलवायु पढ़ेंगे। जलवायु इसमें क्या होगा कि जो शीतकाल से युक्त ठंडी जलवायु है ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर में पाई जाती है। कहाँ, इसका चित्र क्या रहेगा, मुख्य रूप से पूर्वोत्तर। ठीक है, ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर में पाई जाएगी। और जलवायु इसका औसत तापमान कम रहेगा, शीत ऋतु में शुष्कता रहेगी। जलवायु को लेके इसकी विशेषता क्या रहेगी, ठंडी जलवायु की आर्द्र शीत ठंडी जलवायु, शीतकाल से युक्त, शीतकाल से युक्त ऐसे लिखते हैं। तापमान कम रहेगा, इसमें ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा तापमान नहीं होगा। ठीक है, तापमान कम रहेगा। और शीत ऋतु में क्या होगा, शुष्कता होगी। ठीक है, शुष्क रहेगा। तो ये था हमारा आर्द्र
शीतकाल से युक्त ठंडी जलवायु क्षेत्र रहेंगे इसके पूर्वोत्तर मुख्य रूप से। और तापमान कैसा रहेगा इसका जलवायु के आधार पे देखें तो इसका जो तापमान है वो ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा नहीं होगा, कम रहेगा, और जो शीत ऋतु है वो शुष्क रहेगी। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है इसके बारे में, शीतकाल से युक्त ठंडी जलवायु के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे शीतकाल से युक्त गर्म जलवायु। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं शीतकाल से युक्त गर्म जलवायु ठंडी जलवायु हमने देखी। शुष्क शीतकाल से युक्त, ये बहुत ही आर्द्र शीतकाल से युक्त। अब हम देखेंगे शुष्क शीतकाल से युक्त। ठंडी जलवायु, ठीक है, सॉरी, जो उसका वो क्षेत्र था वो रहेगा हमारा तुषार, वो जो हमने पढ़ी थी वो शुष्क जलवायु पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे आर्द्र जलवायु। सॉरी, वो शुष्क थी, ये आर्द्र है। ठीक है, आर्द्र के बारे में हम देखते हैं। आर्द्र शीतकाल से युक्त ठंडी जलवायु में हम देखेंगे इसका क्षेत्र रहेगा महाद्वीपीय क्षेत्रों में, कभी कभी देखने को मिलती है, पश्चिमी तटीय भागों में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो है आर्द्र शीतकाल से युक्त जलवायु है हमारी, ये क्षेत्र में महाद्वीपीय भागों में हमें कभी कभी पश्चिम तटीय भागों में देखने को मिलती है। कौन सी जलवायु? आर्द्र शीतकाल से युक्त ठंडी जलवायु हमें कभी कभी पश्चिम महाद्वीपों के पश्चिम तटीय भागों में देखने को मिलेगी। तुषार मुक्त रहेगी, छोटी ऋतु हिमपात होता है इसमें, तुषार मुक्त रहेगी मतलब पाला नहीं होगा इसमें। जलवायु का कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो हम इसका तुषार मुक्त लेकिन हिमपात होगा। ठीक है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे इसके? ध्रुवों की ओर सर्दियां अधिक विषम होगी। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे मतलब 40 से 70 डिग्री अक्षांशों की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, तो जो सर्दियां हैं ध्रुवों की ओर, अच्छे से लिखते हैं ऐसे क्या की ओर सर्दियां अधिक विषम होगी। अधिक विषम रहेगी, विषम मतलब अधिक कठिनाई भरी रहेगी। ठीक है, ऐसे वर्ड तो देखो आपको आने ही चाहिए समझ कि विषम बोल दिया तो विषम का मतलब कठिन होगा। ठीक है, क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो वो भी अपने प्री के लिए, ठीक है, जीएस के लिए, और यूपीएससी आपका एम है, तो आपको विषम शब्द का किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यूज कर रही हूँ तो आपको आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये मुश्किल टॉपिक था आपका, थोड़ा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे होंगे। 2 बार आप खुद इसको छोड़िएगा मत, रिवाइज कीजिएगा। जैसे ही आपने नोट बनाए हैं उसको जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा, वरना आप भूल जाएंगे। ठीक है, फिर ध्यान में नहीं आएगा।
अब हम पढ़ेंगे ध्रुवीय जलवायु, बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। ध्रुवीय जलवायु कैसी होती है? वर्ष पर हिमावरण दिखता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है और अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। क्या होता है इसमें? एक तो पढ़ेंगे वर्ष भर हिमावरण, ध्रुवों में हमें देखने को मिलेगा हिम आवरण, ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्र में होती है, ध्रुवीय है तो ध्रुवीय क्षेत्र में मिलेगी, ध्रुवीय क्षेत्र में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हमें मिलेगी। तो ये था ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। क्षेत्र में दिखती है, ठीक है। ज्यादा तो नहीं था ना इसके बारे में, बिल्कुल इजी है। वर्ष भर हिमपात रहेगा, ध्रुवों पे है तो वहाँ पे तो बर्फ ही जमी रहती है, ध्रुवीय क्षेत्र में है और ऊंचाई पे है, ध्रुव तो हाइट पे ही है ना, तो ये तो आपको ध्यान में ही रहना चाहिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल इजी हो गया आपके लिए, है ना। टुंड्रा जलवायु हम देखते हैं। टुंड्रा क्या होती है? आर्कटिक क्षेत्रों में पाई जाएगी, पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्ष रहित बायोम रहेगा, पवन तेज और वर्षा कम रहेगी। टुंड्रा जलवायु कहाँ मिलेगी? आर्कटिक क्षेत्र में, क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में। और कहाँ मिलेगी? पौने तेज, वर्षा कम, ठीक है। पौने क्या रहेगी? तेज रहेगी। यहाँ पे हमने देखा था बहुत सारी बोन पवन थी, वो है ना, बोरोन पवन थी, ठंडी पवन कैसे आ रही थी, एक स्थानीय पवन थी जो बिल्कुल जानलेवा थी, पवने तेज है। वर्षा कम रहेगी क्योंकि इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा ना, वाटर ही नहीं है वहाँ पे। तो ये था हमारा टुंड्रा जलवायु के बारे में। यह एक परमाफ्रोस्ट क्षेत्र है। परमाफ्रोस्ट के बारे में आप अच्छे से देख लेना। ऐसा क्षेत्र जो ऐसा क्षेत्र जिसका ऊपरी भाग पूरी तरह वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, उसे टुंड्रा परमाफ्रोस्ट बोलते हैं। पोलर एरिया में है, जैसे कि वो ठंडे इलाकों में है, जिसके कारण क्या है, वहाँ पर वर्ष भर हिमपात होता रहता है और जो वहाँ की भूमि है, मिट्टी का भाग है, वो बर्फ से ढका रहता है वर्ष भर, इसलिए इस ढके हुए बर्फ से ढके भाग को ही परमाफ्रोस्ट कहते हैं, ठीक है। एक हमारा रह गया टैगा।
ये अंटार्कटिका क्षेत्र पे मिलती है, अंटा। अब क्षेत्र पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें क्या रहता है, अंटार्कटिक क्षेत्र में पाई जाती है ग्रीष्म ऋतु होती ही नहीं। ये टैगल जलवायु है, इसमें ग्रीष्म ऋतु नहीं रहेगी, जिसके कारण ना ही यहाँ पे वर्षा होगी, ना ही इवेपोरेशन होगा, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु नहीं होगी। तो ये थी हमारी जलवायु में कोपन के क्लासिफिकेशन के आधार पे हमने इनको पढ़ा है कि ये टैगा है और टुंड्रा है ना। 5 पार्ट में हमने पहले डिवाइड किया ABCD में, फिर उसको सब पार्ट में डिवाइड किया। मानसून के बारे में पढ़ा हमने, विंटर के बारे में पढ़ा और शुष्कता के बारे में पढ़ा। तो ऐसे ये उसने सब पार्ट डिवाइड की। इसके बाद एक और छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, बस क्वेश्चन में आ जाता है क्वेश्चन पेपर में, तो आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक होती है चाइना तुल्य जलवायु। ये क्या है, किसी साइंटिस्टों ने मिलके बस वैसे बना दिया कि जो चीन की साइड है उसका वातावरण कैसा है और जो ब्रिटेन की साइड है उसका वातावरण कैसा है जलवायु का, और इनमें विशेषताएं क्या है, समानता क्या है, ऐसे इन दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं, उसके आधार पे हम देखते हैं। एक तरफ है चाइना तुल्य, ठीक है, तुल्य जलवायु। दूसरा तरफ रहेगा हमारा ब्रिटेन तुल्य। देखो चाइना तुल्य और ब्रिटेन तुल्य में समानता क्या रहेगी, शीत ऋतु में वर्षा होगी दोनों में, ठीक है। वर्षा सेम ऐसा ही इसमें रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा इसका, जो इसकी शीत ऋतु है वो क्या रहेगी, आर्द्र रहेगी, शुष्क नहीं रहेगी। इसकी जो शीत ऋतु है वो आर्द्र रहेगी, आर्द्रता, और ठंडी ज्यादा रहेगी चाइना तुल्य जलवायु, ठीक है। इसमें भी एज इट इज ही होगा, ये भी शीत ऋतु में ठंड रहेगी और आर्द्रता ज्यादा रहेगी। लेकिन फिर अंतर क्या रहा दोनों में, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है। इसमें जो है चाइना तुल्य जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, गर्मी देखने को मिलती है। लेकिन जो ब्रिटेन तुल्य जलवायु है, यहाँ पे इसका बना लेते हैं, ग्रीष्म ऋतु में हमें ब्रिटेन तुल्य जलवायु में जो गर्मी है वो नहीं देखने को मिलती। बस यही डिफरेंस है। बाकी विशेषता क्या है, दोनों में शीत ऋतु में वर्षा होगी, शीत ऋतु आर्द्र और ठंडी रहेगी, शीत ऋतु आर्द्र और ठंडी रहेगी। बस इसमें शीत ऋतु में गर्मी देखने को नहीं मिलती। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने पढ़ा इसके बारे में, जलवायु के बारे में, किसका क्लासिफिकेशन था, कोपेन का क्लासिफिकेशन था, किसके आधार पे उसने किया था, वनस्पतियों के आधार पे किया था, 5 पार्ट में डिवाइड किया था। एक को उष्णकटिबंध माना, दूसरे को शुष्क जलवायु माना, तीसरे को समशीतोष्ण माना, और 4th को क्या माना उसने, उपोष्णकटिबंधीय, 5 को माना ध्रुवीय जलवायु, ठीक है। तो ये था आपका आज का
जलवायु को लेके लास्ट टॉपिक क्लाइमेटोलॉजी का, इसके बाद हम ओशियनोग्राफी पढ़ेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करके बोल रही हूँ, आप ना एक बार क्लासिफिकेशन को 2 या 3 बार पक्का रिवाइज करना, वरना आप भूल जाएंगे। आपको ये भी नहीं पता होगा कि कहाँ पे क्या लिखा होगा है। तो आप इसको पक्का रिवाइज कर लेना। एक तो संडे की आपको छुट्टी रहेगी कल को, तो कल को इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत मुश्किल है ये ज्योग्राफी में, अगर सबसे ज़्यादा मुश्किल है, एक तो था आपका वो प्रेशर बेल्ट, दूसरा है ये वाला टॉपिक। मुझे ये लगता है, बाकी आपको जो लगता हो वो आपकी चॉइस है, लेकिन मुझे ये 2 टॉपिक सबसे ज़्यादा टफ लगते हैं। आप भी इसको अच्छे से कर लेना, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है। अगर मेरी वीडियो में कुछ आपको कमी नज़र आ रही है तो मुझे मेल करके एक बार बता दूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अभी सीख रही हूँ। 2027 में मेरा भी अटेम्प्ट है, तो आप मुझे बता सकते हो क्या कमी रहेगी मेरी, तो मैं उसको और सुधारने का कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिएगा वीडियो को।